हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सब फर्स्ट क्लास? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है घर पे? तो अभी रिसेंटली ही आपने कॉमर्स ज्वाइन किया है, तो इंटरेस्ट लीजिए सब्जेक्ट्स में, क्योंकि इसी सब्जेक्ट में आपको अपना करियर बिल्ड करना है बेटा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है सर? तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वर स्टडिंग सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला। तो उसका सेकंड फॉर्म हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो देखिए बेटा, इस बिजनेस के फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, इन पर आने से पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि ये बहुत स्पेशल फॉर्मेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो बिफोर कमिंग ओवर द आपके जो फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, we shall talk about some basic points about this format. तो मैंने इसे नाम दिया है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो बेटा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये 7 पॉइंट्स मैं चाहता हूं कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले, दिस फॉर्मेट ऑफ बिजनेस is only found in India. This format of business is only found in India. ठीक है, यानी ये हमारे इंडिया में ही पाया जाने वाला विचित्र प्राणी है। तो ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये पर्टिकुलरली फाउंड ओनली इन इंडिया, यानी फॉरेन कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि वहां तो फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बच्चे अलग रहने लग जाते हैं। और यहां तो हमें अनडिवाइडेड फैमिली चाहिए, यानी मिनिमम 2 जनरेशन का होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां हमें अनडिवाइडेड फैमिली चाहिए, और वहां तो फैमिली का कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो इसलिए दिस फॉर्मेट ऑफ बिजनेस इज ओनली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, ये आप जानते हैं। फिर दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। जैसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप था, वैसे ही आपकी ये भी अपने एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। पुराना फॉर्म है काफी, क्योंकि इंडिया में फैमिली बिजनेस जो है वो कई सदियों से किया जा रहा है। देन बिजनेस इज ओन्ड बाय, यानी जो बिजनेस के ऑनर होते हैं, बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड ऑन। ठीक है, बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ। ठीक है, तो बिजनेस के ऑनर कौन होते हैं? जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वही बिजनेस के ऑनर होते हैं। तो बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड ऑन, यानी बिजनेस के ऑनर भी आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, और उस बिजनेस को चलाएंगे भी फैमिली मेंबर्स। यानी ध्यान रखिएगा, किसी जैसे मान लीजिए आपका एचयूएफ है, आपका फैमिली बिजनेस है, तो कोई अदर बंदा, आपका फ्रेंड या आपका कोई दूर का रिलेटिव जो है, वो उसमें को पार्टनर नहीं बन सकता है, यानी मेंबर नहीं बन सकता है। ठीक है, आप पैसे लगा के भी मेंबर नहीं बन सकते हो, क्योंकि बाय बर्थ इसमें मेंबरशिप आती है। ठीक है, तो बिजनेस इज ऑन, यानी मालिक भी फैमिली मेंबर्स हैं, एंड कैरीड ऑन, चलाया भी फैमिली मेंबर्स के द्वारा जाता है। और किसके फैमिली मेंबर्स? मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। अब आप कहोगे सर एचयूएफ क्या है? एचयूएफ का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी we must have minimum 2 generations। ठीक है, जैसे आज मेरे फादर और मैं मिलके बना सकते हैं
कि मेरे मॉम डैड हो गए, मैं हो गया, तो वी कैन मेक HUF फॉर्म, ठीक है। हालांकि बुक्स में 3 सक्सेसिव जनरेशंस लिखते हैं, लेकिन मिनिमम 2 के, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, मिनिमम 2 जनरेशन में आप कर सकते हैं। जैसे मैं और मेरी वाइफ है तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अगर बच्चा हो गया है तो मैं मेरा सेपरेट HUF बना सकता हूं, ठीक है। तो कितनी जनरेशन चाहिए? वी शुड हैव, वी मस्ट हैव मिनिमम 2 जनरेशंस, और बाकी ज्यादा कितनी भी हो, 3 जनरेशन हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वी शुड हैव, वी मस्ट हैव मिनिमम 2 जनरेशंस तो हमें चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरी वाइफ है, एंड इफ वी डोंट हैव चाइल्ड देन वी कांट मेक लीगली, और इफ वी हैव चाइल्ड देन वी कैन मेक, ठीक है। और 2 से ज्यादा जनरेशन है तो बहुत वेल एंड गुड है, 3, 4, 5 वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इश्यू, बट मिनिमम वी शुड हैव मिनिमम 2 जनरेशंस, तब आप ये फॉर्मेट ऑफ बिजनेस अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है आपकी, तो ये तो क्लियर होगा आपकी कि बिजनेस इज ऑन एंड कैरीड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। फिर इट इज गवर्न्ड बाय, यानी ये गवर्न किससे होता है, रेगुलेट किससे होता है, मतलब इसमें कानून कौन सा लगता है, तो इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, ठीक है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए हमारे कंट्री में 2 तरह के लॉ है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। और एक चीज और बता दूं, इंटरेस्टिंग चीज आपके नॉलेज के लिए, यहां हिंदू में अदर देन मुस्लिम सारे शामिल है। आप हिंदू का मतलब खाली हिंदू से मत लीजिएगा, इंडिया में 2 ही लॉ है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। तो यहां हिंदू लॉ से जो मतलब है, यहां हिंदू की डेफिनेशन में कौन कौन आएंगे, हिंदू भी आएंगे, सिख भी आएंगे, जैन भी आएंगे, पारसी भी आएंगे, बुद्धिस्ट भी आएंगे, क्रिश्चियंस भी आएंगे, सब, यानी यहां हिंदू में सारे शामिल है एक्सेप्ट मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम्स का लॉ अलग है, यानी मुस्लिम फैमिली जो है वो HUF नहीं बना सकते, दे कांट मेक HUF, तो एक्सेप्ट मुस्लिम। तो ये हिंदू लॉ से गवर्न होता है, और हिंदू में यहां पता चल गया ना, हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन सब आ जाएंगे, कौन नहीं आएगा, मुस्लिम नहीं आएगा। और क्या नाम है इस लॉ का, इसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट, अभी आ जाएगा आगे बुक में आपकी, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, बाकी इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, और हिंदू में सारे आ गए हैं एक्सेप्ट मुस्लिम, उनका लॉ अलग है, और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से चलता है। फिर मेंबरशिप जो मिलती है बेटा वो बाय बर्थ मिलती है, यानी आप पैसे लगा के नहीं खरीद सकते हो, यानी वो एक ही एंसेस्ट्री होनी चाहिए, मतलब पूर्वज जो खानदान चला आ रहा है, परदादा, दादा, पिताजी, आप, तो पूरा जो एंसेस्ट्री है आपका वो वही चलना चाहिए, मतलब एक ही ब्लड रिलेशन में चलते रहना चाहिए। फिर चाहे वो 10 जनरेशन हो, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इश्यू, लेकिन अदर फैमिली का कोई बंदा या आपका फ्रेंड वगैरह वो एंटर नहीं कर सकता है। तो मेंबरशिप जो मिलती है वो बाय बर्थ मिलती है, क्या मिलती है, मेंबरशिप जो है वो बाय बर्थ मिलती है इन ए पर्टिकुलर फैमिली, ठीक है। तो मेंबरशिप आपकी बाय बर्थ, जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो फैमिली मेंबर बन जाएगा, देन इट विल बिकम बिजनेस मेंबर ऑल्सो ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर द बिजनेस इज कंट्रोल्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली, कौन कंट्रोल करता है, हेड ऑफ द फैमिली, और ये कौन होता है, हु इज द एल्डेस्ट मेंबर, जो घर में सबसे बड़ा है, जो हमारे दादाजी हैं या परदादाजी जो है, मुखिया जो है घर का, हेड ऑफ द फैमिली। तो द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली, who is the eldest member and is called, उसे क्या कहा जाता है, उसे बेटा कर्ता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कर्ता, ठीक है। तो the business is controlled by the head of the family who is the eldest member, ठीक है, and is called कर्ता। ये काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और all the members
हैव इक्वल ओनरशिप। सभी मेंबर्स के पास इक्वल ओनरशिप राइट होता है। इज दैट क्लियर? सभी मेंबर्स के पास इक्वल ओनरशिप राइट होता है और उनको क्या बोला जाता है? को पार्टनर्स। ठीक है, उनको जो टेक्निकल नाम है उनका जैसे हेड ऑफ द फैमिली का करता है, और हेड ऑफ द फैमिली ही हेड ऑफ द बिजनेस माना जाता है क्योंकि बिजनेस की फैमिली बेस्ड है। तो ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट एंड दे शैल बी टर्म्ड एज को पार्टनर्स। ठीक है, तो आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स एंजॉय किए होंगे। काफी सारी इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको यहां दी गई है। एक बार फिर आपको क्विक रिकैप मार देता हूं मैं। दिस फॉर्मेट ऑफ बिजनेस फाउंड ओनली इन इंडिया। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज ऑन, बिजनेस के जो ऑनर होंगे और जो बिजनेस चलाया जाएगा वो किसके मेंबर्स होंगे? एचयूएफ के मेंबर होंगे, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एंड वी शुड हैव, वी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 जनरेशन। अगर आप केवल सिंगल जनरेशन तो आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वैसे बुक्स में 3 लिखा हुआ आता है लेकिन 2 तो मिनिमम चाहिए। ठीक है, और फिर 3, 4, 5, 6 कितनी भी हो, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इश्यू। ठीक है, फिर इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, यानी विच एक्ट? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और यहां हिंदू में सब शामिल है एक्सेप्ट मुस्लिम। हिंदू, जैन, सिख, बुद्ध, क्रिश्चियंस, सब, ऑल ऑफ देम। ठीक है, मेंबरशिप बाय बर्थ आता है। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर फैमिली। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होगा और चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, मेंबरशिप मिल जाएगी। पहले डिफरेंशिएशन था, पहले जेंडर इनइक्वलिटी थी, लेकिन उसे 2005 में अमेंड कर दिया गया है। पुरानी बुक्स आप पढ़ोगे तो उसमें आपको जेंडर इनइक्वलिटी मिलेगी। गर्ल्स को पहले मेंबर नहीं माना जाता था, केवल मेल्स को ही मेंबर माना जाता था। और 2 सिस्टम आप पुरानी बुक्स में देख सकोगे, एक का नाम होता था दया भागा, एक का नाम होता था मिताक्षरा। वो हट गए हैं, तो उनपे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो जेंडर इनइक्वलिटी से रिलेटेड थे। 2 सिस्टम होते थे, दया भागा जो आपके बंगाल में लगता था, मिताक्षरा जो आपके रेस्ट ऑफ द इंडिया में लगता था। बंगाल में पहले गर्ल चाइल्ड को भी मेंबर मानते थे और रेस्ट ऑफ द इंडिया में केवल मेल्स को ही मेंबर मानते थे। ठीक है, तो वो पुराना आउटडेटेड मामला है, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया। फिलहाल आपको ये मानना है कि मेंबरशिप बाय बर्थ है, चाहे आपका मेल हो, आपकी बुक में भी इसका क्लैरिफिकेशन है, देख लीजिएगा, चाहे मेल मेंबर हो चाहे फीमेल मेंबर हो। इज दैट क्लियर? दोनों को आपको मेंबरशिप मिल जाएगा बाय बर्थ इन ए पर्टिकुलर फैमिली। यानी पुरानी बुक्स में अगर आप पढ़ें और उसमें दया भागा और मिताक्षरा सिस्टम पढ़ें तो केयरफुली पढ़िएगा, वो अब हट चुके हैं। इज दैट ओके? 2005 में ये एक्ट अमेंड हो चुका है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, फिर आपके the business is controlled by the head of the family who is the eldest member and is called karta. All members have equal ownership right, they termed as co-partners. अब हम चलते हैं आगे। यस बेटा जी, तो देखिए बेटा, up to this point we have already discussed the introductory part of joint Hindu family business. Now we shall talk about the features, merits and limitations of joint Hindu family business. तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टॉक अबाउट फीचर्स। सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है बेटा आपका फॉर्मेशन। क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन। तो देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को फॉर्म करने के लिए यानी एग्जिस्टेंस में लाने के लिए वी शुड हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स। ठीक है, और ये गवर्न होता है आपके हिंदू लॉ यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो कि अमेंड हो चुका है आपका 2005 में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, तो इस बिजनेस को फॉर्म करना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। वी कैन इजीली फॉर्म दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को फॉर्म कर पाना यानी सेटअप कर पाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इज दैट क्लियर? इसमें आपका एक पूरा फैमिली होता है, उसके पास एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी होता है, यानी पूर्वजों का जो पीछे से प्रॉपर्टी मिला हुआ आ रहा है, और उसी को हम एक बिजनेस का रूप दे देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेस, जैसे घर पे आपके अचार बनाने का है, पापड़ बनाने का है,
आपके साड़ियों का है, दरियों का है, बहुत सारे लोग फैमिली बिजनेस करते हैं और पहले के टाइम में ये ज्यादा होता था। तो वी कैन इजीली फॉर्म दिस काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ये गवर्न होगा आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से, ठीक है। और वी शुड हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स, क्योंकि देखो एक बंदे का तो कोई फैमिली होता नहीं। वी शुड हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि आप और आपकी वाइफ मिलकर नहीं बना सकते हो। बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये कब कहा है कि जो 2 मेंबर मिनिमम, वी शुड हैव मिनिमम 2 मेंबर्स। लेकिन अगर वो मिनिमम जो 2 मेंबर है वो अलग अलग जनरेशन में है तो बना सकते हैं। जैसे मैं और मेरा बेटा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या मेरे फादर और मैं मिलके बना सकते हैं, 2 ही मेंबर हैं, मेरे फादर और मैं, तो वी कैन मेक, ठीक है। मैं और मेरी वाइफ क्यों नहीं बना पा रहे थे? क्योंकि हम सेम जनरेशन में हो गए, ठीक है। तो क्लियर है आपकी? तो वी शुड हैव लिखा हुआ भी आपकी बुक में कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली। बिना 2 मेंबर के तो फैमिली होती ही नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा वो 2 मेंबर जो हैं वो अलग अलग जनरेशन में होने चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे दादाजी और मैं मिलके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गया आपका फॉर्मेशन। फिर उसके बाद है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में देखो बेटा आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो बाकी के अदर मेंबर्स हैं, जो को पार्टनर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड है। अब आप बोलोगे सर लिमिटेड लाइबिलिटी से मतलब जितना उनका शेयर है बिजनेस में बस वहीं तक, यानी उनकी पर्सनल असेट्स जो है वो लाइबल नहीं होगी। लेकिन जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली है, जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है, जो हेड ऑफ द बिजनेस भी है, जिसको हम बोलते हैं कर्ता, उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। यानी कर्ता की जो पर्सनल असेट्स है, कर्ता की जो पर्सनल असेट्स हैं, दीज विल ऑल्सो बी लाइबल फॉर आपकी बिजनेस रीपेमेंट्स। यानी बिजनेस के जो डेट्स हैं, जो रीपेमेंट्स हैं, उनके लिए कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टीज भी लाइबल होगी। क्लियर है? तो लाइबिलिटी वाला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो को पार्टनर्स हैं आपके, जो आपके को पार्टनर्स हैं, जो आपके अदर फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी तो क्या है लिमिटेड, यानी जितना उनका शेयर है बिजनेस में वहीं तक वो लाइबल है। यानी देयर पर्सनल असेट्स विल नॉट बी लाइबल। लेकिन जो कर्ता है, कर्ता की जो लाइबिलिटी है वो क्या है? देखिए आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता होती है, इसीलिए ये लिमिटेशन में आ रहा है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब आप जानते हैं ना कि बिजनेस की डेट्स के लिए, बिजनेस की जो देनदारी है, जो बिजनेस को पैसा देना है, उसके लिए कर्ता की पर्सनल असेट विल आल्सो बी लाइबल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंट्रोल। तो कंट्रोल देखो पूरी तरह से किसका रहता है? कंट्रोल पूरी तरह से आपको पता है कर्ता का रहता है। द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। ही टेक्स ऑल द डिसीजन और आपके इज ऑथोराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस। हिज डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स। तो कंट्रोल पूरी तरह से जो आपका रहता है वो किसका रहता है? कर्ता का रहता है। और उसके डिसीजन सबको बाइंड करते हैं, सबको मानने पड़ते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल दैट मीन्स कर्ता। तो फुल्ली कंट्रोल्ड बाय कर्ता, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यू रहेगा बिजनेस, बिजनेस विल नेवर स्टॉप। हाँ, अगर सभी मेंबर्स अपने म्यूचुअल कंसेंट से बिजनेस को बंद कर देते हैं तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर। क्योंकि देखिए अगर कर्ता की डेथ हो जाएगी, सपोज दैट, फिर बिजनेस की कंटिन्यूटी में रिस्क कब आएगा? जब कर्ता की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो कर्ता की जब डेथ हो जाएगी तो जो फैमिली का नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा, आइदर ही और शी विल बिकम नेक्स्ट कर्ता, ठीक है। Either he or she will become next कर्ता। तो बिजनेस विल कंटिन्यू आपकी फॉरएवर, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में रहेगा बिजनेस, बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली है, आइदर ही और शी, व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन, विल बिकम नेक्स्ट कर्ता, ठीक है। फिर आपके माइनर मेंबर्स। तो ये भी एक पॉइंट है कि माइनर्स कैन ऑल्सो बी minor can also become a member in joint Hindu family business. A minor can also become a member in joint Hindu family business. क्यों बेटा माइनर मेंबर क्यों बन सकता है? क्योंकि आपको पता है मेंबरशिप जो है वो आपकी एग्रीमेंट से नहीं आ रही है, ठीक है।
मेंबरशिप आपकी एग्रीमेंट से नहीं आ रही है, मेंबरशिप आपकी बर्थ से आ रही है। किससे आ रही है? बर्थ से। यानी जैसे ही कोई बच्चा आइदर मेल और फीमेल पैदा होगा फैमिली में, आइदर ही और शी विल बिकम ए मेंबर। तो मेंबरशिप जो आ रही है वो बर्थ से आ रही है, इसलिए माइनर भी मेंबर बन सकता है, ना कि एग्रीमेंट से। अगर एग्रीमेंट से आती है फिर तो 18 साल का चाहिए एग्रीमेंट करने के लिए। तो एग्रीमेंट से आपकी मेंबरशिप नहीं आ रही है, आपकी मेंबरशिप बर्थ से आ रही है, इसलिए माइनर भी क्या बन सकता है बेटा? माइनर भी आपका मेंबर जो है वो बन सकता है। ठीक है, और ये बात हमने फॉर्मेशन में भी की है कि यहाँ फॉर्मेशन के लिए फैमिली जरूरी है, कोई एग्रीमेंट जरूरी नहीं है। वी नीड ए फैमिली, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। एग्रीमेंट हमें याद नहीं कीजिए, इसको फॉर्म करने के लिए वी डू नॉट रिक्वायर आपकी एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, लेट्स मूव ऑन मेरिट्स। तो मेरिट्स आपकी इफेक्टिव कंट्रोल है, क्योंकि पूरी तरह से कर्ता इसको कंट्रोल करता है। द कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर्स। तो देखो इफेक्टिव कंट्रोल है, और कौन कंट्रोल करता है? कर्ता कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये कि द कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर्स एज नो वन कैन इंटरफेयर विद हिज राइट टू डिसाइड। दिस ऑल्सो लीड्स टू प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो कर्ता हैज फुल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, ही कैन टेक हिज ऑन डिसीजंस बिल्कुल बिना किसी इंटरफेरेंस के। ठीक है, फिर है कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस। तो ये तो मैं आपको यहां पे समझा ही चुका हूं कंटिन्यूटी में कि भाई कंटिन्यू रहेगा बिजनेस, बिजनेस विल नेवर स्टॉप। जो आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे ही सोल प्रोप्राइटर की डेथ होती है या कोई डिजीज होता है या फिजिकली हैंडीकैप होता है तो बिजनेस बंद हो जाता है, लेकिन यहां पे आपका बिजनेस कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। क्योंकि अगर आपके कर्ता की क्या हो जाएगी, अगर आपके कर्ता की, पीछे भी हम कंटिन्यूटी वाले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, अगर डेथ भी हो जाएगी तो द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बिकम द नेक्स्ट कर्ता एंड बिजनेस में कंटिन्यू। ठीक है, फिर एक फायदा ये है कि जो बाकी के मेंबर्स है, देखो कर्ता की तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी उसकी तो पर्सनल असेट्स लायबल है बिजनेस की देनदारियों के लिए। बिजनेस को जो पैसा देना है उसके लिए कर्ता की तो पर्सनल असेट्स क्या है? लायबल है। लेकिन बाकी के जो मेंबर्स हैं, क्योंकि अभी हम मेरिट्स पढ़ रहे हैं, तो बाकी के जो मेंबर्स हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यानी बाकी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। यानी वो कहां तक रिस्पॉन्सिबल है? वो वहीं तक रिस्पॉन्सिबल है जहां तक उनका उस बिजनेस में शेयर है। जैसे मान लीजिए मेरा शेयर 1 लाख का है तो मैं 1 लाख तक ही रिस्पॉन्सिबल हूं, यानी मेरा शेयर मैक्सिमम वो ले सकते हैं, बाकी मेरे से पर्सनली वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकते, मेरी पर्सनल असेट को लायबल नहीं ठहरा सकते। तो ऑल अदर मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी, यानी उनकी पर्सनल असेट्स सेफ एंड सिक्योर रहेगी, बिजनेस में लॉस भी हो जाता है और बिजनेस के पैसे बहुत ज्यादा देनदारी अगर निकल जाती है तो भी उनकी पर्सनल असेट्स जो है वो सेफ रहेगी, क्योंकि कर्ता को छोड़ के बाकी सबकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, और इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। देखो बेटा, जब हम फैमिली बिजनेस करते हैं और हम सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है और हम सबके अंदर एक दूसरे के प्रति एक लॉयल्टी, एक निष्ठा, एक विश्वास भी पैदा होता है और म्यूचुअल कोऑपरेशन भी हमारा बढ़ता है। और जब बिजनेस ग्रो करता है तो वी विल फील प्राउड, क्योंकि वो हमारे फैमिली के नाम को ऊपर उठा रहा है, बिजनेस ऊपर जा रहा है तो उससे हमारे फैमिली का नाम ऊपर उठता है। तो इट विल इंक्रीज इन लॉयल्टी टुवर्ड्स द फैमिली मेंबर्स, सॉरी अमंग द फैमिली मेंबर्स। इट विल इंक्रीज द लॉयल्टी अमंग द फैमिली मेंबर्स टू ईच अदर, और इट विल इंक्रीज कॉपरेशन। जब हम साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, तो इट विल इंक्रीज कॉपरेशन। और जब फैमिली बिजनेस ऊपर जाएगा तो वी विल फील प्राउड। ठीक है, क्योंकि हमारी फैमिली का नाम ऊंचा हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपके सारे मेरिट्स क्लियर हैं। लेट्स मूव ऑन लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस में सबसे पहली लिमिटेशन है दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो बेटा, इसमें अदर डिफरेंट फैमिलीज के लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इस बिजनेस में डिफरेंट फैमिलीज के लोग इन्वॉल्व
नहीं होते हैं, इसमें तो एक सेम ही फैमिली है। और आप जानते हैं फैमिली की, जैसे आज मैं हूं, मेरे फादर है, मेरे ब्रदर है, माई मदर, माई वाइफ, हम तो सब एक ही फैमिली है, तो हमारे रिसोर्सेज भी कॉलेक्टिवली एक ही जगह है। तो बीइंग ए फैमिली वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर अभी डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज के लोग आए तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, बट वी कांट अलाउ दैम, क्योंकि इसमें तो एक सेम एंसेस्ट्री जो है, एक पूर्वज जो आपका खानदान चला आ रहा है बाई ब्लड रिलेशन, वो ही आपके चलना चाहिए। आप अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को, उनको मेंबर नहीं बना सकते, दूर के रिलेटिव को, ठीक है। ब्लड रिलेशन में जो है, जो पूरा एक आपकी है, जिसे बोलते हैं आपकी वंशावली, आपका पूरा एक जो वंश चल रहा है उसी के अंडर वो होना चाहिए, और मिनिमम 2 जनरेशंस, और बाकी 3, 4, 5, 6 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और मेंबर्स भी वी शुड हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स, लेकिन वो अलग अलग जनरेशन में होने चाहिए, सेम जनरेशन वाले नहीं बना सकते। जैसे आप दो, इफ यू आर 2 ब्रदर्स, तो आप नहीं बना सकते क्योंकि आप सेम जनरेशन में हो। तो बीइंग ए फैमिली वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल एज इट डिपेंड्स मेनली ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो हमारी पूर्वजों से हमें प्रॉपर्टी मिली है, मेनली उसी पे डिपेंड करते हैं। दिस लिमिट्स द स्कोप ऑफ एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाते। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। तो ये तो हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं कि जो कर्ता है, देखिए बाकी फैमिली मेंबर्स की तो क्या है सर, बाकी फैमिली मेंबर्स की तो लिमिटेड है, लेकिन जो कर्ता है बेटा, उसकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड ये सबसे बड़ा लिमिटेशन माना जाता है बिजनेस फॉर्मेट का। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड थी, और यहां भी किसकी लायबिलिटी, कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी का, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे मान लीजिए बिजनेस है, तो बिजनेस का जो एसेट है वो तो है 5 लाख, और जो लायबिलिटी है वो है मान लीजिए 7 लाख। यानी बिजनेस 5 लाख की एसेट रखता है और 7 लाख की लायबिलिटी। अब आपको पता है 5 लाख के एसेट से 7 लाख की लायबिलिटी का पेमेंट तो कैसे होगा? तो जो एक्सेस 2 लाख है, क्योंकि बिजनेस के पास एसेट 5 लाख की है और लायबिलिटी 7 लाख का पे करना है, तो जो 2 लाख पे होगा वो कर्ता पे करेगा अपनी पर्सनल एसेट से, ठीक है। बिजनेस की एसेट से नहीं, अपनी पर्सनल एसेट से वो पे करेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपके सोल प्रोप्राइटर वाले में दिया हुआ है, पढ़िएगा जरूर बुक से। और एक बार मैं आपको बुक भी शो कर देता हूं, ये वाली बुक एनसीईआरटी की बुक आपको सबको लेके आनी है। ये वाली जो बुक है आपको एनसीईआरटी की, ये सबको लेके आनी है, ठीक है बेटा। चलिए, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता होती है, यानी कर्ता जो है बाकी मेंबर्स की लिमिटेड है, लेकिन कर्ता जो है वो आपकी कर्ता की जो पर्सनल एसेट्स है दे विल आल्सो बी लायबल फॉर बिजनेस डेट, ठीक है। फिर आपकी डोमिनेंस ऑफ कर्ता है, ये भी एक कमी है कि कर्ता का ही डोमिनेंस रहता है, यानी वो सारे डिसीजन वही लेता है, कंट्रोल वही करता है, बाकी सारे मेंबर्स को उससे बाउंड होना पड़ता है। तो कई बार इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्शंस भी आ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है बाकी फैमिली मेंबर्स की जो ओपिनियन हो वो डिफरेंट हो। हालांकि इस लिमिटेशन को हम रिमूव आउट कर सकते हैं कि भाई डिसीजन लेने से पहले कर्ता क्या कर ले, मीटिंग कर ले, उनके सजेशंस ले ले, उनकी भी बात सुन ले। तो दिस लिमिटेशन कैन बी रिमूव्ड इजीली। लेकिन अगर टू बी वेरी फ्रैंक देखें तो डोमिनेंस जो रहता है वो कर्ता का रहता है, बिकॉज ही हैज ऑल द पावर्स ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड कंट्रोल इन द बिजनेस। इसलिए बाकी फैमिली मेंबर्स जो है वो थोड़ा सा खफा हो सकते हैं, कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बीच में, थोड़ा बहुत आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, और कई बार फैमिली बिजनेस टूट भी जाता है, फैमिलीज टूटती भी है, अपन जानते हैं, सेपरेशंस भी होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये भी इसकी कमी है। और लास्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। क्या है बेटा? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। तो देखो बेटा, कर्ता जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो मैनेजमेंट कर रहा है, जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो अकेले केवल कर्ता के पास है। मैनेजमेंट किसका है? कर्ता का। कंट्रोल किसका है? कर्ता का। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? कर्ता के पास। तो आप जानते हैं कर्ता इज ओनली ए सिंगल पर्सन, एंड एज वी ऑल नो ए सिंगल पर्सन कैन नॉट हैव स्पेशलाइजेशन इन ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस।
तो कहीं ना कहीं उसका जो मैनेजरियल स्किल होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। हालांकि इस लिमिटेशन को भी हम रिमूव आउट कर सकते हैं। दिस लिमिटेशन कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड विद म्यूचुअल कॉपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स। अगर वो सबको साथ लेके चले, जिस बंदे का एक्सपर्टाइजेशन जिस फील्ड में है वो काम उसे दे दिया जाए, उसकी डिसीजन मेकिंग उसको दे दी जाए, हाँ फाइनल डिसीजन जो मोहर रहेगी वो करता की रहेगी, तो ये लिमिटेशन भी रिमूव आउट हो सकती है। लेकिन ये लिमिटेशन तो है कि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है, क्योंकि करता कितना बंदा है, एक, एंड ए सिंगल पर्सन कैन नॉट हैव स्पेशलाइजेशन इन ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस। सो एक करता हैज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमने बहुत ही इंटरेस्टिंगली आज के टॉपिक को पढ़ा है और पूरी जी जान लगा के मैंने आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। आप बुक से भी पढ़िएगा, नोट्स भी बनाने हैं और लेक्चर पूरा देखिएगा बेटा। और थोड़ा सा इतनी लेबर कर रहे हैं तो पसंद आए तो थम्स अप मारा करो, लाइक मारा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियोस को धूम मचा दो, जान लगा दो पूरी, यही कहना है। और जो आपके फ्रेंड्स अभी तक ऐड नहीं हुए, जो सो रहे हैं घर पे, जिनको लग रहा है कि 11 तो बस ऐसे हो जाएगी, ऐसे कुछ नहीं होता है बेटा लाइफ में, उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, उन्हें भी ऐड कीजिए। ठीक है, और इसका पूरा देख सकते हैं, हमने फीचर्स भी डिटेल में पढ़ लिए हैं, मेरिट्स भी पढ़ ली है, लिमिटेशंस भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो फाइनली आई वुड लाइक टू से आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, थैंक्स। अब इसका एक शॉर्ट लेना, ठीक है।